सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड का पाठ 6 नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ, इसमें दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ पढ़ाने जा रही हूँ। कविता अरुण कमल जी द्वारा रचित है। पहले संक्षेप में उसका सार। खुशबू रचते हैं हाथ। कवि ने इस कविता में मजदूरों, गरीबों, कारीगरों आदि की जो दुर्दशा है उसका मार्मिक वर्णन किया है। वे लोग सारी गंदगी नालियों के बीच में रहकर दूसरों के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरते हैं, परंतु उनके जीवन में बदबू का ही निवास है, अर्थात उनके जीवन वे बदबू या गंदगी में ही अपना जीवन बसर करते हैं। इनके आसपास कूड़ों का ढेर लगा हुआ होता है। इनकी शारीरिक अवस्था भी अच्छी नहीं होती है। इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे साफ सुथरे ढंग से रह सकें। इनके हाथ काम करते करते जख्मी हो जाते हैं और फिर वे फिर भी खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते रहते हैं, चाहे उनकी हाथों में नसें उभर गई हों, चाहे उनके घर की बूढ़ी महिलाएं हों या जख्म से कटे फटे हाथ वाले गरीब पुरुष हों या कोमल हाथों वाले नन्हे बच्चे हों। ये सभी अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण कूड़े करकट के ढेर में रहते हुए भी संसार भर को खुशबू देने वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। ये मजदूरों के भाग्य की विडंबना ही है। इस यथार्थ का चित्रण उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कई गलियों के बीच, यानी कि ये जहाँ रहते हैं वे शहर के एक बहुत ही अंदरूनी इलाके में इनका निवास होता है, यानी मुख्य सड़कों पर इनके मकान नहीं होते। गरीबी के कारण वे कई गलियों के अंदर रहते हैं। कई नालों के पार, इनके घरों के आसपास कई नाले होते हैं जिसमें से दुर्गंध आती रहती है और कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर इनके घरों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे उनके घरों के आसपास कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ होता है और वे फिर भी इनके हाथ खुशबू रचने में, खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियां रचने में लगे रहते हैं। वे स्वयं किसी बदबूदार बस्तियों के आसपास रहते हैं। उनकी मजबूरी है। जहाँ वे रहते हैं वहाँ इतनी दुर्गंध आती रहती है कि नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है। इस प्रकार के स्थान पर टोला बनाकर ये रहते हैं और ये एक साथ रहते हैं। बड़े छोटे बुजुर्ग बच्चे सारे इसी एक काम में लगे रहते हैं। इनकी यह विशेषता है कि ये स्वयं बदबूदार स्थान पे रहकर भी अपने आसपास के वातावरण के विपरीत खुशबू को रचते हैं। खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियां रचते हैं और पूरे
समाज को, वातावरण को सुगंधित कर देते हैं, दूसरे के जीवन को सुखी सुगंध से भर देते हैं। यह कविता मानवीय जीवन की विषमता को दर्शाता है तथा मजदूरों की गंदी बस्ती का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करता है। इसकी भाषा खड़ी बोली है और भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं रोचक है। चित्रात्मक भाषा है और वर्णन के द्वारा वर्णनात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण इसके माध्यम से किया गया है। अतुकांत व छंदहीन है कविता। अतुकांत यानी इसका अंत में कोई भी शब्द, एक शब्द दूसरे शब्द से मिलता जुलता नहीं है और इसकी जो शैली है, इसमें जो अतुकांत और छंद, इसमें कोई छंद नहीं है, इसी का कारण ये इसकी भाषा छंदहीन है। किसी छंद का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। हाथ की आवृत्ति कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। बार बार हाथ का प्रयोग करने से कविता की भाषा प्रभावशाली हो गई है। इसके पश्चात उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कभी यहाँ उस पूरे परिवार के लोग मिलजुल कर खुशबू रचते हैं, इसीलिए परिवार में अलग अलग उम्र के अलग अलग सदस्य होते हैं और सारे एक काम में लगे रहते हैं, इसीलिए उनके अलग अलग उम्र के हिसाब से उनकी विशेषता बताते हुए कवि कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हैं जिनकी नसें उभर गई हैं। हाथ की नसें उभरी हुई हैं। उभरी नसों वाले हाथ, उनकी जो नसें हैं हाथ की, काम करते करते उनकी हाथ की नसें उभर गई हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, परिवार में जो लोग लगे हैं उसमें कुछ ऐसे हैं काम करते करते जिनका जो है हाथ घिस चुका है, जिनके नाखून घिस चुके हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, और कुछ छोटे बच्चे भी उनके परिवार के जो सदस्य हैं वे भी उसमें लगे हैं। उनका प्रतीक उन पीपल के पत्ते से उनकी समानता की गई है। पीपल के कोमल पत्ते जो है उनसे इनकी समानता की गई है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, और जूही की डाल, जूही एक तरह का फूल है, एक प्रकार का फूल है जो सुगंधित होता है और खुशबूदार होता है। तो इनके साथ उस परिवार की जो युवतियां हैं उनकी तुलना की गई है। कह रहे हैं कि जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, वे युवतियां जो कम उम्र की हैं, महिलाएं हैं, उनकी ये भी इस अगरबत्ती को बनाने में सहायता करती हैं, मदद करती हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, और कुछ सदस्य ऐसे हैं उनके घर के जिनके हाथों में काम करते करते हाथ कट गए हैं, और उन कटे पिटे हाथों के साथ भी जख्म से फटे हुए हाथ, उनके हाथ जो है जख्म यानी घाव, चोट से उनके हाथ जख्मी हो गए हैं, चोट से युक्त हो गए हैं, फिर भी वे उन चोटों को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं और निरंतर खुशबू रचते रहते हैं, यानी अगरबत्तियों को बनाते रहते हैं। इनके जीवन में कितनी भी परेशानी हो, कितना भी दुख हो, कितने भी गंदे माहौल में रहते हों, लेकिन फिर भी ये खुशबू की रचना
करते रहते हैं। इनके हाथ और इसमें कई तरह के लोग, इनके परिवार के छोटे बड़े, इन प्रतीकों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि इनके परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्य इस काम में लगे रहते हैं। इसके पश्चात यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मुल्क यानी देश, केवड़ा एक तरह का छोटा सा पेड़ होता है जिसके जो फूल होते हैं वे बड़े खुशबूदार होते हैं। रात रानी यह भी एक पुष्प का, एक फूल का ही नाम है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ इन्हीं गंदी बस्तियों में बनती हैं। गंदी, तंग और बदबूदार गलियों में बनाई जाती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग सुगंधित केवड़ा, गुलाब आदि की खुशबू से युक्त अगरबत्तियों को बनाते हैं। केवड़ा, गुलाब, खस भी एक तरह का सुगंधित है द्रव्य, और इन सभी के सुगंध वाले रात रानी की खुशबू वाले, और केवड़ा, गुलाब, खस आदि रात रानी के खुशबू वाली अगरबत्तियाँ ये बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कह रहे हैं कि सबसे गंदे जगह पे रहने वाले लोग ये इतने गंदे जगह पे रहते हैं, परंतु दुनिया की सबसे महकने वाली सुंदर खुशबूदार अगरबत्तियाँ ये बनाते हैं। ये भले ही खुद गंदे माहौल में गंदे जगह पे रहें, परंतु इनके हाथ खुशबू पैदा करने वाली अगरबत्तियों की रचना में हमेशा तत्पर हैं, हमेशा लगी रहती हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं कवि कि भले ही वे मजदूर वर्ग के हैं, गरीबी के कारण गंदी जगहों पे रहते हैं, फिर भी ये लोगों में सुगंध बिखेरने और लोगों के समाज में खुशबू बिखेरने का कार्य हमेशा करते रहते हैं। यहाँ कुछ प्रश्नों के माध्यम से कविता को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास कर रही हूँ। सबसे पहले वाले छंद से प्रश्न, खुशबू रचने वाले हाथ किस वातावरण में रहते हैं और वे क्या बनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि खुशबू रचने वाले ये जो हाथ हैं ये बदबूदार बस्तियों में, कूड़े करकट के ढेरों में और कई गंदी गलियों के पार वे रहते हैं, जहाँ पे खड़े होना मुश्किल होता है और बदबू से नाक फटने से जैसे होते हैं, फिर भी ये यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे रह के वे अपने काम में लगे रहते हैं, खुशबू की रचना करते रहते हैं। कवि ने मानवीय जीवन की जो विषमता है उसी को यहाँ दर्शाया है और मजदूरों की जो भाग्य की विडंबना है उसका सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो काव्य सौंदर्य में हम उसकी छंद, उसमें प्रयुक्त छंद, रस और अलंकारों का प्रयोग जो हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो कवि ने यहाँ पे अगरबत्तियाँ बनाने वालों की निर्धनता और उनकी निर्धनता से जो उनकी दुख भरी जिंदगी है उसका बड़ा ही सजीव चित्रण किया है।
मानवीय जीवन की विषमता को दर्शाया गया है और किस प्रकार वे स्वयं बदबूदार स्थान पे रहकर और अपने हाथों से दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, इसका उन्होंने यहाँ पे सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरे के जीवन में जीवन की सुविधाओं और दूसरे के जीवन को सुविधाओं से ये भर देते हैं, भले ही अपने स्वयं वे असुविधाजनक स्थान पे रहते हैं। इसमें चित्रात्मक गुण विद्यमान है और जीवन के निर्धन होने जीवन में जो निर्धन व्यक्ति हैं, अपने जीवन की निर्धनता से भी जो अपने को हारा हुआ नहीं मानते, वे ऐसे लोगों का वर्णन इसमें किया गया है। भाषा छंदहीन है, यहाँ पे किसी भी छंद का प्रयोग नहीं किया गया है और वर्णनात्मकता की अधिकता है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरे छंद में प्रश्न हो सकता है इस प्रकार कि कवि के जीवन में खुशबू बिखेरने वालों की भयावह स्थिति का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है। कवि ने जीवन में खुशबू बिखेरने वाले की भयावह स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया है। तो कवि ने यहाँ पे भयावह स्थिति का वर्णन किया है कि मजदूर खुद तो बदबूदार स्थान में रहते हैं, परंतु खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते रहते हैं। संसार की सबसे कीमती जो खुशबू है, उनकी ये रचना करते हैं। उनकी और इन रचना कार्य में जो लगे हुए होते हैं, उनकी हाथों की नसें उभरी हुई होती हैं, उनके नाखून घिसे हुए होते हैं। दुबले पतले और छोटे कोमल और सुंदर युवतियों के हाथ, मतलब पूरे सदस्य घर के छोटे बड़े सभी इस कार्य में लगे हुए होते हैं। इस प्रकार कवि ने भावुकता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। अगला प्रश्न है कि कवि ने इन लोगों के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो उपमान यानी कि उदाहरण कौन कौन सा दिया उन्होंने, किससे तुलना की है उन्होंने। तो यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए उन्होंने पीपल के नए नए पत्ते जैसे हाथ बताया है का प्रयोग किया है, और नव युवतियों के लिए जूही की डाल से खुशबूदार हाथ का प्रयोग किया है, और बूढ़े लोगों के लिए कटे पिटे और उभरी नसों वाले हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हाथ आदि का प्रयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में भी निरंतर काम किए जा रहे हैं, वे थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं और न तो अपने भाग्य को कोसते हैं, बल्कि उस माहौल में रहकर भी वे लोगों के लिए अच्छी अगरबत्तियों की रचना कर रहे हैं। इसमें उपेक्षित वर्ग की जो दयनीय स्थिति है, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्र उकेरा गया है। उसके पश्चात यहाँ तीसरा छंद है। इससे प्रश्न इस प्रकार हो सकता है कि गली में अगरबत्तियों का निर्माण कौन करते हैं और उनकी अगरबत्तियों में कौन कौन सी सुगंधियाँ होती हैं। तो गली में कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मज़दूरों की दयनीय स्थिति को दर्शाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि वे यद्यपि गंदे माहौल में रहते हैं, तथापि वे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ जो कि खुशबू के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं,
जैसे केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी आदि, इन सभी सुगंध से युक्त अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है इसमें कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच कौन क्या रचना करते हैं। तो जैसा कि हमने कविता की पंक्तियों में पढ़ा कि दुनिया की सबसे गंदे परिवेश में रहने वाले निर्धन वर्ग के जो व्यक्ति हैं, वो गंदे कई नालों के पार जो टोले या बस्तियां बसे हुए हैं, उसमें वे रहते हैं और वे खुद दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच रहते हुए भी अपने हाथों से दुनिया की सबसे सुगंधित खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। इस प्रकार वे स्वयं गंदगी में रहकर भी खुशबू बांटते रहते हैं। यही श्रमिक खुशबू पैदा करते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सुगंध बिखेरते हैं। इस प्रकार कविता के माध्यम से कवि ने मजदूर वर्ग के भाग्य की विडंबना का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। अब पाठ से कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, नए इलाके से नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, कवि नए बसते इलाके में रास्ता इसलिए भूल जाता है क्योंकि यहाँ पे नित्य नए निर्माण हो रहे हैं और नए निर्माण के कारण सारी उसकी जो पहचान है वो बदल जाती है और इस प्रकार वह अपने चिन्हित स्थानों को न पा करके वह अपने लक्ष्य को भूल जाता है और कहाँ उसे जाना है ये उसे समझ में नहीं आता है। दूसरा प्रश्न है कि कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। तो कविता में पुराने निशानों में का उल्लेख जिन पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है उसमें ये है पीपल का पेड़, दूसरा है खंडहर और तीसरा है ज़मीन का खाली टुकड़ा, चौथा है 2 मकानों के बाद रंगीन लोहे के फाटक वाला एक मंजिला मकान आदि। तीसरा प्रश्न है, कवि एक घर पीछे या 2 घर आगे क्यों चल देता है। यहाँ पे जैसा कि हमने कविता में देखा, कविता की पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है कि कवि जो है एक घर पीछे या 2 घर आगे इसलिए चला जाता है क्योंकि वह जो चिन्ह बना के रखता है अपने मन में जो याददाश्त स्मृति में जो चिन्ह उसने बना के रखा है, वे सारे चिन्ह इस बदलती दुनिया में, लगातार परिवर्तन होती दुनिया में बदल जाती है और जिसके कारण चिन्हित स्थान बदल जाने के कारण वह उन स्थानों को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता और वह इधर उधर रास्ता भटक जाता है। तीसरा प्रश्न है, वसंत का गया पतझड़ को और बैसाख का गया भादों को लौटा से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा से अभिप्राय है कि एक लंबा अंतराल, जिस प्रकार दोनों ऋतुओं के बीच एक लंबा समय बीत जाता है और परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, वैसे ही कवि ने भी ये बताना चाहा है कि वसंत के बाद जो मौसम में पतझड़ का मौसम आता है, बदलाव आता है, वह काफ़ी दिनों के बाद आता है। वह बदलाव जो है उसके माध्यम से कवि ये दिखाना चाहते हैं कि
जब ये इतनी जल्दी से बदलाव हो रहा है कि लग रहा है काफ़ी दिन बाद वह उस स्थान पर आया है, और इसी कारण वह पुराने निशान नहीं ढूंढ पा रहा है, और जिसके कारण वह सही जगह जहाँ पे उसे पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने इस समय की कमी की ओर इशारा इसलिए किया है क्योंकि वह इस परिवर्तनशील संसार में हर व्यक्ति, हर चीज़ आदि के लगातार बदलते रहने की ओर संकेत करना चाह रहा है। ये कह रहा है कि व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपने अपने कार्य में व्यस्त है और परिस्थितियों में बड़ी तीव्रता से बदलाव आ रहा है। मनुष्य पहले से अधिक गतिशील हो गया है और समय के साथ ही वह बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, जिससे सारे वातावरण में बदलाव बड़ी गतिशीलता से हो रहे हैं, और जिसके कारण परिवर्तन ही परिवर्तन होता चला जा रहा है और पुराने निशान, पुराने चिन्ह मिटते चले जा रहे हैं। इसी कारण कवि कह रहे हैं कि समय की कभी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इसी कारण ऐसा लगता है कि समय की कमी हो गई है। तब जल्दी बहुत तीव्रता से समय आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसी कारण समय की कमी कवि बताते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? तो जैसा कि हम देखते ही हैं अभी समाज में कि बदलती हुई दुनिया में कितनी जल्दी सारा कुछ बदल जा रहा है, सब कुछ चारों तरफ परिवर्तन होता चला जा रहा है। ऐसी दुनिया का उन्होंने वर्णन किया है जो एक दिन में ही पुरानी पड़ जाती है। आधुनिक शहर की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि आज के इस परिवर्तनशील दौर में मनुष्य संवेदना शून्य होता चला जा रहा है। आपसी मित्रता और प्रेम भाव का अभाव हो गया है। मनुष्य दूर रहने के कारण एक दूसरे के हृदय से भी दूर हो गया है। यहाँ केवल स्मृतियों के सहारे जीना असंभव है। कोई एक दूसरे से पहचान नहीं रखना चाहता। द्वार खटखटाने पर भी कोई किसी की सहायता के लिए नहीं आगे बढ़ता। सभी अपने अपने कार्य में इस प्रकार व्यस्त हैं कि किसी के लिए किसी के पास समय नहीं है। इसीलिए कवि भी इस रंग बदलती दुनिया में भ्रम का शिकार हो गया है और उसे अपने चिन्हित स्थान नहीं मिल पाते हैं। इसका उसे अफसोस है। धन्यवाद।